नाज़रीन वेलकम बैक। बात कर लेते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि पीस मेकर का खिताब मिलने पर बहुत खुश होते हैं। सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर हैं और ये जब से वाइट हाउस के दोबारा से मकीन बने हैं तो किसी गैर मुल्की जो बड़ा दौरा है उस पर पहली बार गए हैं। और ट्रंप का ये वाइट हाउस में वापसी के बाद पहला दौरा कंसीडर किया जा रहा है, जो कि गैर मुल्की दौरा है उनका। और इस वक्त उनका जो ज़्यादातर महवर है वो है तेल से मालामाल खिते से तिजारती मुआहदे और नई सरमायाकारी की कोशिशें करना, जो कि उसमें लगता है खासे कामयाब भी नजर आते हैं, क्योंकि 3 रोज़ा इस दौरे में उन्होंने बहुत सारे अहम मुआहदे सऊदी अरब के साथ कर भी लिए हैं, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 14 अरब 20 करोड़ डॉलर का मुआहिदा है और 4 अरब 80 करोड़ डॉलर के कुछ बोइंग तैयारे वहां से मंगवाए जाएंगे। कुछ दिफाई मुआहिदे हैं जो वो भी किए जा रहे हैं। 142 जो आप बता रहे थे ना 142 अरब डॉलर के, वो बहुत बड़े पैमाने पर मुआहिदे होने जा रहे हैं। और जिस वक्त आए हैं, दोस्ती तो आपको पता है MBS की और ट्रंप की वो काफी अर्से से चली आ रही है, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनको वेलकम किया गया है। उनको जिस तरह से जिनके तैयारा फ़िज़ा में ही था, उस वक्त भी फ़िज़ाओं में दाखिल हुआ सऊदी अरब की, तो एक प्रोटोकॉल के साथ उन्हें रिसीव किया गया है और उन्हें वेलकम कहा गया है। और बहुत से अहम फैसले मुतवक्के हैं। कुछ अगर बात की जाए इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की, तो वो भी नर्वस नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ये बयान देते हैं कि अगर इजराइल को तस्लीम कर लिया जाए सऊदी अरब की तरफ से, अरब दुनिया की तरफ से, तो वो इसे वेलकम करेंगे, बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन दूसरा अगर पहलू देखा जाए तो वो ये भी है, ये मुमकिन है कि अगर फ़लस्तीन के अलहदा रियासत के क़याम पर कोई मुतालबा सामने आ गया सऊदी अरब की तरफ से या मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से, तो फिर मुश्किलात बढ़ सकती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जुनैद, कि क्या सऊदी अरब इस तरह का कोई मुआहिदा, इस तरह की कोई शराइत अमेरिका के सामने रख सकता है, क्योंकि इस वक्त दोनों मुमालिक एक दूसरे के साथ मिलकर तिजारत को फ़रोग देना चाहते हैं, कारोबार को फ़रोग देना चाहते हैं और यादाश्ती मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट वक्त है ये। मंसूर जाफर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, माहिर मशरक़ी वस्ती अमूर। हम तो शो कहेंगे मंसूर जाफर साहब आपको। मंसूर जाफर साहब, ये दौरा वैसे तो बहुत अहमियत का हामिल है। अमरीकी सदर का ये पहला बड़ा दौरा कंसीडर किया जा रहा है और उनका अपना भी मानना यह है कि इस वक्त वो ख्वाहिशमंद हैं सऊदी अरब के साथ एक बड़े पैमाने पर तिजारत, बिजनेस को फ़रोग देने और इन्वेस्टमेंट करने के हक़ में है। वो समझते हैं कि ये जिस तरह से जुनैद भी कह रहे हैं कि अगर फ़लस्तीन के मामले के ऊपर कोई शराइत रख दी जाती हैं सऊदी अरब की जानिब से, और क्या सऊदी अरब ऐसी कोई शराइत रख सकता है, क्या समझते हैं? क्योंकि इंपॉर्टेंट दौरा है और यकीनी तौर पर फ़लस्तीन के गज़ा के लोगों के लिए एक बड़ा कलीदी किरदार का हामिल हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के अपनी दूसरी मुद्दत सदारत में पहले गैर मुल्की दौरे का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ उसका जो डेस्टिनेशन का चुनाव है वही एक बहुत बड़ी उसकी अहमियत को आश्कार करता है कि वो खित्ते के साथ और ख़ास तौर पे सऊदी अरब के साथ किस नौइयत के ताल्लुकात चाहते हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि सऊदी अरब जो है वो इस दौरे में ख़ास तौर पे जो मशरक़ वस्ता का हॉट स्पॉट है, या जिसे आप फ्लैश पॉइंट कहते हैं, मसला फ़लस्तीन, उसके हल के हवाले से, या वहाँ पे आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से ये जो कारोबारी माहिदात हो रहे हैं या जो मुख्तलिफ MOU साइन हो रहे हैं, उसके जलाव में आया इस नौइयत का मुतालबा कर सकता है। तो आपके इल्म में होना चाहिए कि सऊदी अरब का ये मौक़िफ़ इससे पहले कई बार जो है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से सऊदी अरब वाज़ेह कर चुका है कि उस वक्त तक इसराइल के साथ ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन के बारे में कोई बात नहीं होती जब तक वहाँ पे एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मक़दस हो, वो कायम नहीं होती। उस वक्त तक इस इशू पे किसी किस्म की कोई पेशरफ़ जो है वो नहीं हो सकती। यहाँ पे मैं समझता हूँ जो एक खुशआइन बात है कि इस वक्त मशरक़ वस्ता के लिए जो तीनों उन्होंने डेस्टिनेशन अपनी चुनी है, उसमें सऊदी अरब शामिल है, कतर शामिल है, मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल है। ये खित्ते के ममालिक मशरक़ वस्ता के इस हवाले से अहम है कि इस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ तेल की दौलत से माला माल नहीं है। ये इस वक्त एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी और बड़ी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी जो है उसके लिए जाने जाते हैं। सऊदी अरब इस वक्त यूक्रेन से लेके ईरान, तमाम मुल्कों के साथ इसी तरीके से जो कतर का मामला है वो सऊदी अरब के जो फ़लस्तीनी मुज़ाकरात कार के तौर पे, और इससे पहले तालिबान और अमरीकी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से, और इसी तरीके से UAE जो उसकी अहमियत एक कारोबारी हब के तौर पे मुसल्लमा है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ जो चीज़ उन्होंने बाईपास की है अपने स्ट्रिप में, खित्ते में अपना एक बड़ा दरीना इत्तेहादी
इसराइल वो उनकी लेकिन इस डेस्टिनेशन में मंसूर शामिल जाफर नहीं है इस दौरे साहब, के। वैसे जी। समझने की बात है कि जिसके साथ दोस्ती अमेरिका करता है उसके लिए भी भारी साबित होता है। ना तो अमेरिका के साथ, व्हाइट हाउस के साथ दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी अच्छी है। हमने भारत का हाल देख लिया है, जिस तरह से भारत के साथ खड़े होने का दावा करने के बाद फिर भारत को खुद ही जो है वो बैकफुट हो जाना, भारत के साथ भी वही सलूक हुआ। समझते हैं कि इस वक्त जो अरब ममालिक के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है अमेरिका की जानिब से, व्हाइट हाउस की जानिब से, वो खुशाइंद ही साबित होगा या फिर डरना भी चाहिए इस दोस्ती से? यकीनन जी, इस दुनिया में जितनी भी डिप्लोमेसी है या खासतौर पे जो कारोबारी मामलात हैं, उसके साथ इफ एंड बट्स तो यकीनन होते हैं। और ख़ासतौर पे इस खत्ते के हवाले से माजी में जितने भी अमरीकी हुकूमतें रही हैं, उन्होंने इस खत्ते के जो तेल की दौलत है या जो इसका जो पेट्रो डॉलर है उसी पर ही नज़र रखी है। यही वजह है कि यहाँ पे जो ला यनहल मसले हैं, खासतौर पर जी। मसला फ़लस्तीन, उसके हल की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ जो खत्ते जो इस वक्त वहाँ पे आपने देखा कि जितने बड़े पैमाने पे यानी जो ब्रेक थ्रू हुए हैं, खास तौर पे यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये कहना कि मैंने जो सऊदी शहजादे हैं, वली वली अहद, उनके कहने पे जो शाम पर आयद पाबंदियां हैं जो पिछले 14 बरसों से आयद थी, जी। वो खत्म करने का ऐलान करता हूँ। वो ये जी। एक बहुत बड़ा ऐलान है इस बिल्कुल हवाले ऐसी। से। अच्छा, और लेकिन एक ये ऐसी जो जगह से मंसूर जाफर साहब, इस मौके पे अरबों डॉलर्स के मुआहदे होने जा रहे हैं और ये आपने जिस तरह आगाज़ में भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मशरक़ वस्ता का जो दौरा है वो करके बता दिया है उनकी नज़र में अहमियत क्या है इसकी, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी दिखाई देती है इजरायली वज़ीर आज़म, इजरायली हलकों के अंदर भी। तो ये कितनी अच्छी टाइमिंग है कि इसी मौके पे ही कोई हल तलब जो मसला एक इतने अरसे से चला आ रहा है उस पर बात हो जाए, किसी कोई चीज़ को तय कर लिया जाए, फ़लस्तीनियों के हकूक़ की बात हो, उन पे होने वाले मज़ालिम की बात हो, आज़ाद रियासत के क़याम की बात हो। जी, यकीनन आप देखिए कि जो नेतन्याहू की परेशानी है वो अनफाउंडेड नहीं है। अपने दौरे से एक दिन पहले ही जिस अंदाज से एक अमरीकी निज़ाम इसराइली फौजी जो है, ईदान अलेक्जेंडर जो है, उसकी रिहाई का अमल अमल में आया है, वो बज़ाते खुद आई ओपनर है। क्योंकि जिस तरीके से नेतन्याहू लहतो-लाल से काम ले रहे थे और इस मामले को खटाई में डाले हुए थे, तो अमेरिका ने खुद ड्राइविंग सीट संभाली। और आपके इल्म में है कि दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में खुद अमेरिका ने और हमास ने एतराफ़ किया कि ये जी। मुज़ाकरात बराह रास्त उनके दरमियान हुए हैं। तो एक हम्म। लिहाज से वो जो इसराइल का किरदार था, वो माइनस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बिलख़ुसूस अभी इस दौरे के मौके पे ही जो बैठकों जो मशरिक़ वस्ता के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे हैं, उन्होंने ये जो सीज़ फायर के हवाले से एक तजवीज़ फ्लोट की है। तो ये एक लिहाज से इस बात का इंदिया देती है कि इस वक्त इसराइल का जो किरदार है इस मसले के हल के हवाले से, उस पर अमेरिका दबे अल्फाज में शाकी दिखाई देता है। और एक लिहाज से वो ड्राइविंग सीट अब खुद संभालने जा रहा है। और यही वजह है कि ये परेशानी जो है वो इसराइली हलकों में और बिलखुसूस नेतन्याहू एंड कैंप में जो है वो आपको नुमायां दिखाई दे रही है। क्योंकि वो इस वक्त अपने आप अच्छा, को ये रिलेटिवली तो हो गया, आइसोलेट बिल्कुल फील कर रहे सही। हैं। ये तो मंसूर साहब हो गया मामला फ़लस्तीन वाला। उम्मीद करते हैं कि कोई सॉलिड जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रेस किया जाए एमबीएस की तरफ से, कतर की तरफ से, यूएई की तरफ से इस मौके पे, उसका फ़ायदा भी हो सकता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए पाक भारत कशीदगी की, उसके अंदर ये दोनों ममालिक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे थे, बल्कि कतर भी उसके अंदर शामिल था, जिसको मामले को रिजॉल्व कराने में भी उन्होंने किरदार अदा किया। तो आपको लगता है कि मसला कश्मीर के हवाले से भी बात हो सकती है इस दौरे के अंदर? क्या फ़ैसला होना चाहिए पाक भारत के दरमियान कश्मीर को हल करके इस कशीदगी को कम करने के लिए? क्या इस पर भी गुफ्तगू शुनीद, इस पर भी पेशरफ्त मुतवक्की है, आपको लगता है? यकीनन जी, वो इस दौरे का एम्बेड तो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो दौरे से पहले जो बयानात हमें देखने को मिले, और बिलखुसूस जिस वक्त अमेरिका इस पाक भारत कशीदगी के हवाले से अपना किरदार जो है वो अदा करने के लिए कोशा था। और बिलखुसूस बैकग्राउंड में सऊदी अरब की एक एक्टिव डिप्लोमेसी आपने देखा कि उनके जो वजीर खारजा, वजीर ममलकत, दोनों मुल्कों का दौरा उन्होंने बड़ा तेज रफ्तारी के साथ किया। और उसी के बाद जो है ये सीज फायर का मामला जो है, जहां तक कतर का ताल्लुक है, तो आपके इल्म में है कि इस वक्त भारत की पोजीशन है वो ना सिर्फ कनाडा और अमेरिका में एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पे जो है वो रिकग्नाइज जी। हो चुकी है, बल्कि कतर के अंदर भी उनका एक जासूसी का नेटवर्क बिल्कुल। पकड़ा गया, जहां पे उनके 8 जो बहरिया के मुलाजमीन थे जी। उनको सजाए मौत सुनाई गई। दुरुस्त और दुरुस्त। वो फिर एक बहुत ही मिन्नत करने के बाद जो है वो भारत की जो उनकी सजाएं जो है वो माफ की गई। तो इस लिहाज से इस वक्त, और आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश 3 ऐसे मुल्क हैं, खासतौर पे जनूब मशरकी एशिया के,
कि इनकी एक बहुत बड़ा डायस्पोरा जो है, जो जॉब मार्केट जो है वो इन्हीं मुल्कों के अंदर मौजूद है। और बिल्कुल अगर सही कह इस रहे हैं नौयत की शोहरत मंसूर भारत की जाफर बन साहब। जाती है, और टाइमिंग ख़ासतौर की पे जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इत्तेहादी ममालिक में से हैं, कतर को लिया जाए या फिर सऊदी अरब को लिया जाए, यूएई को लिया जाए। अगर हम अभी की जंग की बात कर लें जो कि पाक भारत कशीदगी के दौरान हमने देखा, तो कतर भी खुलकर सामने आया। सऊदी अरब का भी पाकिस्तान के साथ एक दरीना दोस्ती भी है और एक मुस्लिम उम्मा होने की वजह से भी एक साथ है। इस वक्त जो दौरा है मुस्लिम ममालिक का, आप समझते हैं अरब ममालिक का अमेरिका की तरफ से, क्या वो इसी सिनेरियो में किया जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ सीज फायर करवाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अभी भी जारी है। अभी भी भारत का मौक़िफ़ जो है वो भारत उसी पर डटा हुआ है। भारत को अभी तक जिस तरह से हमने सिंतास मुआहिदे को भी देखा, वहाँ से भी वो बहाल करने के लिए तैयार नहीं और अपनी हठधर्मी पर बरकरार है। तो अमेरिका कहीं ना कहीं किरदार अदा करता है और फिर बैकफुट पर भी जाता है। हमने देखा कि खुलकर उस तरह से किरदार अदा जिस तरह से होना चाहिए था जंगबंदी के बाद, सीज फायर के बाद, पाकिस्तान के अंदर भी वो अदा नहीं कर पाए हैं। तो अब हम अफगानिस्तान के फ़लस्तीन के मामले को ले रहे हैं कि फ़लस्तीन के लिए कोई किरदार अदा कर पाएगा अमेरिका। अमेरिका खुलकर सामने नहीं आता है, उस तरह से खुलकर किरदार अदा नहीं करता। क्या एग्री करेंगे इस बात से कि वो सिर्फ अपने मफादात के लिए हर स्टेप जो अपने मफादात के लिए उठाता है? देखिए, दुनिया में जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है और ख़ास तौर पे इस दौर की जो तिजारत है, वो मफादात पर मबनी तिजारत है। और इसमें दोनों तरफ़ैन जो है उनके पास ये हक हासिल है कि वो किस तरीके से अपने अपने जो हैं वो कार्ड्स खेलते हैं। इस वक्त जो खित्ते के मालिक के साथ मुख्तलिफ तजारती माहदे और MOU जो है वो साइन किए जा रहे हैं, तो यकीनन ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनके जो वाइटल इशूज़ हैं वो इशूज़ के जिसके हवाले से उनका खित्ता एक टर्मोइल का शिकार रहा है और अभी तक ऐसी सूरत हाल से दो चार है, वो किस तरीके से एक बैलेंस क्रिएट करते हैं इनके दरमियान। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, तो अमेरिका को यकीनन इस वक्त खित्ते की ज़रूरत भी है। और ख़ास तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी जो एक बुनियादी शोहरत है वो एक ट्रांजैक्शनल प्रेजेंट के तौर पर ही सामने आई है। और वो चाहेंगे कि अपने इस 4 साल मुद्दत सदारत में वो मैक्सिमम जो तिजारती और इकोनॉमिकल बेनिफिट है अपने मुल्क के लिए हासिल कर सके, क्योंकि उन्होंने जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा लगाया था, वो इसी सूरत में अमली सूरत इख्तियार कर सकता है कि जब वहाँ पे एक जॉब मार्केट होगी। लेकिन उन्होंने आते ही जिस नौइयत के इकदाम किए, खुद अमेरिकन पॉपुलेशन के अंदर उनकी जो पॉपुलैरिटी और उनका जो एक इक्तिसादी एजेंडा है वो बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, बुरी तरह बाउंस बैक हुआ, जिसके नतीजे में वहाँ बहुत बड़ी तादाद में जॉबलेसनेस होगी। हत्ता कि हमारे और आपका जो मैदान है मीडिया, वो भी उनकी दस्तबुर से नहीं बचा। वॉइस ऑफ अमेरिका जैसा इदारा जो पिछले 40-50 बरसों से जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट की एक माउथ पीस के तौर पे काम कर रहा था, उसे भी एक जुम्बिश कलम जो है वो ख़त्म कर दिया गया और हज़ारों के करीब जो है वो सहाफ़ी मर्द व ख़वातीन दुनिया भर के अंदर जो है वो बेरोज़गार हुए। तो ये चीज़ें जो है यकीनन इस वक्त जो अमेरिकन पॉपुलेशन है वो इन इन बातों से नाला है। यही वजह है कि इस वक्त जो सऊदी अरब के अंदर ख़ास तौर पे और ख़ास तौर पे इस खलीजी ममालिक के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के हवाले से प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, ताकि वहाँ पे IT के हवाले से जो जॉब्स हैं वो अमेरिकन पॉपुलेशन के लिए क्रिएट हो और वाइस वर्सा जो सऊदीज़ हैं उनके लिए भी इसी नौइयत की जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है उन मुल्कों दुरुस्त, में कायम हो। क्योंकि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा है वो जिस तरीके से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो एक्सपेट्रिएट्स हैं और खासतौर पे बैरूनी मंसूर जाफर साहब, अगर दूसरी तरफ हम देखें कतर का दौरा जो है वो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब का प्लान में शामिल है और उन्होंने कतर भी जाना है। और कतर की तरफ से हम देख रहे हैं कि एक मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद जहां पर गजा के बच्चे भूख और प्यास से निढाल हैं, वहीं पर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक लग्जरी त्यारा गिफ्ट कर रहे हैं जिसकी मालियत बहुत ज़्यादा है। समझते हैं कि मुस्लिम ममालिक की तरफ से इस तरह के तोहफे तोहफ़ दिया जाना और जहाँ पर गजा के अंदर बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हों, शहादतें हो रही हों, वहाँ पर ये ज़ेब देता है? इसमें कोई शक नहीं जी, ये एक महल्ले नज़र बात है। और ख़ास तौर पे जिस सिनेरियो को आपने सामने रखा है अपने इस गुफ्तगू में, वो परेशान कुन है और तकलीफ है। ऐसे में यकीनन वो जितनी भी एक प्रोग्रेसिव किस्म की डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कोशिशें हैं कतर की तरफ से, वो भी एक लिहाज से थोड़ी सी गहनाई जाती हैं। और इसी तरीके से उनकी सिंसेरिटी के हवाले से भी एक सवाल उठता है कि ये कौन सा ऐसा मौका था कि जब, लेकिन मैं समझता हूँ उसके साथ साथ कतर की उन खदमात को ज़रूर रिकगनाइज करना चाहिए कि जो वो गज़ा के हवाले से, चाहे अब जंग के दिनों में एक डिप्लोमेसी की सूरत में या उससे पहले गज़ा के अंदर इंतज़ाम और इंसराम चलाने के हवाले से वहाँ पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तनख्वाहें तक अदा करते रहे। अब भी उन्होंने जो शाम के अंदर जो इस वक्त
गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों की अदायगी के हवाले से कमिटमेंट की है। तो एक आपको दोनों पहलू जो है वो कतर की इस डिप्लोमेसी में और उनकी इस डीलिंग में दिखाई देते हैं। वो यकीनन एक कर्रो फर्क की पॉलिसी है, लेकिन ये बात जिसे कहना चाहिए मुख्तलिफ हल्के तवातुर के साथ कह रहे हैं कि कम से कम इस वक्त ना तो डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसे कोई बेयारो मददगार शख्सियत हैं कि जिनके पास अपना तैयारा नहीं दुरुस्त है, हाँ। कि उन्हें इस वक्त एक लग्जरी तैयारा गिफ्ट किया गिफ्ट जाए। किया लेकिन जाए। बहरहाल तो वो ये सुपर एक पावर है तो उन्हें यानी खुश करने के लिए ये तोहफा कतर की तरफ से दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन तोहफे तहत देना अपनी बात है, रिवायात की बात है, अफोर्डेबिलिटी की बात है। असल मुद्दा है फ़लस्तीनियों के लिए अमन के क़याम को यकीनी बनाना, उन्हें आज़ाद रियासत, खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करवाया जाना मेन एजेंडा होना चाहिए हमारे तमाम इन दोस्त ममालिक का जिनके दौरे पर अमरीकी सदर इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल जी, और यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत के ऊपर, IMF की अगली किस्त के ऊपर। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान ने भारत के साथ कशीदगी पर बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी कि IMF को भी एतमाद में लेने का फैसला किया है। और ज़राए के मुताबिक सुपर टैक्स में कमी पर FBR ने भी IMF से बातचीत करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि सरमायाकारों को मुल्क में अगर रोकना है तो सुपर टैक्स में कटौती या कमी जो है वो लाजमी करनी है। बिल्कुल, तो सुपर टैक्स में कमी ना हुई तो सरमायाकारी निकल कर दुबई जाने का खदशा मौजूद है। तो इस तमाम सिनेरियो पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे। एक तो ये कि पाकिस्तान को क्या ये चाहिए था कि वो जो कशीदगी के हवाले से IMF को आगाह करे, और साथ में जो सुपर टैक्स की कटौती या इसके ख़ात्मे की बात हो रही है, काबिल कबूल होगी IMF के लिए? बहुत शुक्रिया आपका। ये बात ये थी कि पहले तो हमें ये सोचना है कि सिर्फ हमें ये देखना है कि IMF को कबूल है, या कुछ पाकिस्तान का भी सोचना है, पाकिस्तान की मईशत का भी सोचना है। इसलिए कि जो गुज़िश्ता 3 बरस गुजरे हैं इसमें हमने IMF के साथ जो मामला तय हुए थे वो पूरी सादतमंदी से तय किए। उसका नतीजा आपने देखा कि क्या हुआ है। मईशत की शरह सुस्त हुई है। तरक्याती अखराजात का जो बजट था जिससे रोजगार मिलता है, मईशत तरक्की करती है, वो 1400 अरब रुपए का था। 10 महीने में हमने सिर्फ 448 अरब रुपए खर्च किए हैं ताकि बजट खसारे को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि हम टैक्स नहीं बढ़ा रहे। मगर सबसे जो परेशानी की बात है और बल्कि शर्मनाक बात है, यह कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है, वो हमारा नंबर है 193 ममालिक में हमारा नंबर 168 है। यानी हमारा 25 मुल्क हमसे सिर्फ खराब है। वो 25 मुल्क हैं कौन से? 24 मुल्क तो वो हैं जो सब सहारन अफ्रीका जनूबी इलाके के, वो हैं और एक अफगानिस्तान। इसके अलावा पूरी दुनिया में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जोहरी कुव्वत, जिसने के भारत के दांत खट्टे कर दिए और जिसके पास जो है महल वकूफ है, अवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ है, वो अवाम की तालीम, अवाम की सेहत, इंसाफ की फराहमी, साफ पानी की फराहमी, निकासी आब, इंसाफ फराहम करना, वो तो हमारी तरजीह है ही नहीं। अगर सवाल ये पैदा होता है कि ये तो एक बड़ा संगीन मामला इसलिए है कि अगर सिर्फ IMF के कर्जे इसलिए लेने हैं कि कुछ सरमायाकारी आ गए जिससे हमारी सनत और तजारती जो है कुछ सरगर्मियां बढ़ें, और लेकिन उससे आवाम को क्या फायदा हुआ, पहले तो सवाल देखना है ये है। अगर ये आप 24 प्रोग्रामों के बाद आज आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं, जो हम पहले भी पहुंचे थे कि IMF और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकता, मगर इस वक्त ये बात संगीन है। ये आपने असल में बड़े अहम नुक्ता उठा दिया है, और मैं चाहता हूँ कि अब ये रूटीन में IMF से हटके जरा सा 2-4 हकाइक की भी बात कर लें, क्योंकि जो 24 प्रोग्राम हुआ है वो ही आइंदा होगा, और उनका मकसद सिर्फ एक है कि IMF के अगले प्रोग्राम में हम 2027 के बाद जाएं। वो हर हालत में रखना चाहता है पाकिस्तान को IMF के चुंगल में, अमेरिका भी, और हम भी वो ये पॉलिसी अपना रहे हैं कि खुदा न खास्ता लाजमन हम अगले प्रोग्राम में जाएंगे। मगर ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मईशत की तबाही तो आपने देख ली, गुर्बत, बेरोजगारी भी देख ली। 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 11 करोड़ बच्चे जो है लोग गरीब हैं, ये सब तो है। साफ पानी भी, मगर जो मसला इस वक्त आ रहा है वो ये आ रहा है कि अल्लाह ताला ने खुसूसी हमारी गैबी मदद की है। तो गोयनु मरसूम में जो हमने मार्के हक के साथ किया है, हमने अपने दुश्मन को शिकस्त फाश दी है। और इसी शिकस्त फाश से डॉक्टर साहब जो हम देख रहे हैं रिकॉर्ड तेजी, इतनी तेजी कि मार्केट को रोकना पड़ गया, इस तेजी को आप कैसे देखते हैं? कितनी दूरस और ये मुस्तकिल होगी, स्टेबल होगी?
नहीं, स्टेबल होने का तो खैर सवाल नहीं पैदा होता, मगर मसला ये नहीं है। मसला ये है कि अल्लाह ताला ने जो ये आपको फतेह मुबीन दी है, जी खुसूसी मदद दी है, तो हमने जो है ये सूरह सफ की आयत नंबर 4 है, वो जी। ऐन मरसूम, जिसमें कि जो है ये हमने सीसा पे लिया, इसी ऑपरेशन का बार हो नाम गए। भी यही था जी। लेकिन मैं बात इसीलिए रखा है ना, लेकिन मैं जी जी। आपकी तवज्जो दे रहा हूँ, कुरान ने आगे भी तो कुछ कहा है ना। हम्म। अब मैं उसी में आयत नंबर 13 पढ़ लीजिए उसी में। और अल्लाह ताला कहते हैं कि जो जान और माल से जिहाद करते हैं, नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब। जी यानी आप माल से जिहाद करना जान से तो कर ली, कि आप माल से कर रहे हैं, क्या आप टैक्सों की चोरी रोक रहे हैं, क्या आप मिलावट रोक रहे हैं, क्या आप जखीर अंदोजी रोक रहे हैं, क्या आप शाहाना अखराजात कम कर रहे हैं, क्या आप जो है वो गैर मुल्की सूदी कर्जों पर इन्हिसार कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। ये सब दुरुस्त अगर वो जहाद आप नहीं करते, तो जो फतेह का वायदा है वो पूरा नहीं होगा। और दुरुस्त दुरुस्त कह IMF का रहे हैं जो है, डॉक्टर साहब, लेकिन तो मैं क्या ये चाहता हूँ कि सिर्फ सुपर टैक्स को कम करवाना या सुपर टैक्स खत्म करवा देना काफ़ी होगा? जो बिजनेस टाइकून्स हैं या जो इंडस्ट्री बंद हो रही है उनको बहाल करवाने में, या जो फिर सरमायाकारी हम कह रहे हैं सरमायाकार पाकिस्तान से दुबई चले जाएंगे, उनको रोक पाना मुमकिन हो पाएगा? या फिर बिजनेस के लिए आसान हमें पॉलिसीज़ भी देनी होंगी, उनको वैसे भी आसानियाँ देनी होंगी ताकि बिजनेसमैन यहाँ पर बिजनेस करने के लिए तैयार तो हो? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी यूथ है, पढ़ लिख के वो बाहर जाना चाहती है, पाकिस्तान अंदर उन्हें जॉब की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर हम बिजनेस मैन किसी को देखें तो वो भी अपना बिजनेस यहाँ से समेट समाट कर बाहर जाना चाहता है। एक तो टैक्स की भरमार है और दूसरी तरफ वहाँ पर पॉलिसीज पाकिस्तान के अंदर इतनी सख्त हैं कि वो बिजनेस आसानी से कर ही नहीं सकता। और सरमायाकारों को हम किस तरह से लाएंगे? क्या सिर्फ सुपर टैक्स को कम करवा लेने से या खत्म करवा लेने से मुमकिन हो पाएगा? सवाल ये है कि पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान में लोगों ने जितनी दौलत कमाई है, उसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। ये हुकूमत बता दे कि ये गलत है। स्टॉक एक्सचेंज भी वही है, चंद लाख आदमी है जो उसमें खेल रहे हैं ना। तो ठीक है। सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि कौन सी सरमाया, अभी जो कह रहे हैं बाहर चले जाएंगे, मैं पूछना चाहता हूँ कि सरमाया लेके कैसे जाएंगे? क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है कि मैं अपनी सनदें बेचूं, बैंकों का कर्जा अदा ना करूं, लूट मार करूं, प्रॉपर्टी के पे टैक्स ना दूं, अपना टैक्स ना दूं और उस पैसे को बाहर भेज दूं? तो सवाल ये कि वो बाहर जाएगा कैसे? कैसे जाएगा? मुझे बता तो दिया जाए ना। ये बातें इससे पहले हुकूमतें भी तो कर रही जा है रहा है और डॉक्टर साहब, इससे पहले भी पैसा बाहर जाता क्यों हुआ जा रहा हमने है? मैं देखा। ये तो नहीं, तो मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ, क्यों जा रहा है? क्या ये हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान के इस्लामी बैंक और पाकिस्तान के सूदी बैंक बड़े पैमाने पर, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, अगर वो इनकार करना चाहें तो कर दें, सबूत है कि सरमाए का फरार बड़े पैमाने पे जो हुआ है, स्टेट बैंक के कानून के तहत, स्टेट बैंक ने जो हिदायत दी है उसके तहत, फॉरेन करेंसी अकाउंट के जरिए बहुत बड़े पैमाने पर इस्लामी बैंक और सूदी बैंक जो है वो पैसा बाहर भेज रहे हैं। सवाल ये, वो स्टेट बैंक ने इजाजत क्यों दी है? सारी जिंदगी हम यही बात करते रहे कि अशराफिया को नवाजें, बरामद कुनिंदात को ये दे दें, सुपर टैक्स कम कर दें। अरे भाई, जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ये डॉक्टर साहब, कहा, हम सॉरी यूएई को शहबाज भी शरीफ देखते हैं, वहां पर आप देखें तो ना तो टैक्स का पूछा जाता है, ना वहां पर पैसा कहां से आया, किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, क्या तरीका कार से आपने पैसा कमाया, कुछ सवाल ही नहीं होता। इतना इजी गोइंग बना दी है वहां पर चीज़ें कि वहां पर तमाम सरमायाकार तमाम ममालिक से हम देख रहे हैं कि ये के बाद दीगरे वहां पर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहां पर सरमायाकारी कर रहे हैं। अगर हमारे मुल्क में टैक्स को ही नहीं सिर्फ हम यकीनी बना पा रहे कि तमाम वो इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स जो है वो दें, जितना वो कमा रहे हैं उसके ऊपर कम से कम जो हिस्सा गवर्नमेंट के खाते में जाना है वही यकीनी बना लिया जाए, तो फिर हम यहाँ पर क्या ही किसी को टैक्स छूट दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब, माहिर मईशत, हमारे साथ मौजूद। और सिर्फ टैक्स में कटौती या सुपर टैक्स में कमी लाने से आप जो सरमायाकार हैं उनको रोक नहीं पाएंगे। सरमायाकारों को रोकने के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो भी मुरतब करनी होंगी जो कि आसान बिजनेस पॉलिसीज़ हो सकें। बिल्कुल, और इस हवाले से इकदाम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की तरफ से ज़ेर गौर होंगे। अभी सुपर टैक्स के खात्मे की बात हो रही है, स्टेप बाय स्टेप और बेहतरियाँ भी मुतवक्के हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, दीगर इश्यूज़ पे बात होगी नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। Stay with us. नाज़रीन, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और बात कर लेते हैं फ़न की और फितरत के हसीन इम्तिजाज की, जो कि है गिलगित बल्तिस्तान, जिसका गांव पूरी दुनिया के लिए नाज़रीन मिसाल बन चुका है। वो कैसे, बताइए ज़रा। जनाब, तो हुंजा का ये 9 साला इमारत में पहली जदीद आर्ट गैलरी का क़याम किया गया है। हुंजा की जन्नत नज़ीर वादी गाँव गुलकन है, जहाँ पर करीम अहमद ख़ान का ख्वाब
गुलकन, वो गांव जिसने कंक्रीट की बजाय ज़मीन को चुना, मट्टी को चुना और अनोखा मॉडल मट्टी के घर बनाकर, घर लकड़ी के साथ और चेरी के दरख्त के साथ उसने ये कंस्ट्रक्शन तो किया। ये बड़े खूबसूरत मॉडल ज़बरदस्त काविश है, एक मॉडल विलेज बनाया गया है कि ये आइडिया किसका था और कितना वक्त लगा, कितनी मेहनत लगी, जो लोगों का रिस्पांस है दुनिया के अंदर इसका नाम तो हो ही रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं करीम अहमद खान, आर्टिस्ट हैं, माहौलियाती कारकुन हैं, NCA से पढ़ा, यहाँ भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं कर सकते थे लेकिन उन्होंने चुना अपने आबाई इलाके को, जो कि अपनी मिसाल आप है ही, वहाँ पर फिर एक मॉडल गाँव का बनाया जाना। करीम, आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद कहें इस ज़बरदस्त काविश के ऊपर, बजाय इसके कि अपने किसी और आप पाकिस्तान के दीगर इलाकों में रहते हुए फ्यूचर को सेट करते अब्रॉड जाते, आपने अपने गांव को चुना। ये आइडिया आया कैसे और फिर कितनी मेहनत लगी इसको बनाने में, पूरा करने में? आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। वेल यस, जो तालीम मैंने हासिल की है वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से मैंने पढ़ा है, फाइन आर्ट, और मैं 7 साल वहाँ पे मैंने पढ़ाया भी है। फिर मुझे कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहीं पे बैठ के यहीं पे अपना स्टूडियो सेटल करके काम करना है। तो जब मैं यहाँ पे वापस आके अपने एरिया पे मैंने देखा कि क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो टूरिज्म का हब है, बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके के कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हमारे यहाँ पे बन रहे थे उसकी खूबसूरती खत्म हो रही थी। तो मैंने एक अपने गांव में गुलकिन के अंदर जो है यूथ के साथ बैठ के मैंने एक आइडिया पिच किया था। मैंने को ये आइडिया पिच किया था कि हम इसको गुलकिन वैली को जो है हम एक आर्टिस्टिक वैली के अंदर हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो उनको ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा और इसमें मैं सारा क्रेडिट देना चाहूँगा। नो डाउट आइडिया मेरा था, बट मैं सारा क्रेडिट देना चाहूँगा कि वॉलंटियर्स को, गर्ल्स गाइड, बॉय स्काउट्स की जिस तरीके से उन लोगों ने मेरा अभी तक मेरा साथ दे रहे हैं। अच्छा करीम, ये पूरा गांव आपका, पूरा गांव जो है वो इसी तर्ज पर बनाया गया है, आप ही के आइडिया के मुताबिक बनाया गया है, मट्टी और फिर अब चेरी के दरख्तों का इस्तेमाल करते हुए? देखिए, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि हमारा जो पुराने घर जी करीम हो रहे हैं कंक्रीट और इस तरह की चीजें, तो अब मैं दोबारा से जो है अब दोबारा मैं अपने रूट्स की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और हम अपने उसकी बात नहीं कर रहे, हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं, आर्ट को, ट्रेडिशन को और सस्टेनेबिलिटी को। ठीक है, और अभी कितना वक्त और लगेगा? क्या ये आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपकी आइडिया था, ये कंप्लीट हो चुका? इन्वेस्टमेंट जो थी वो भी सबने कंट्रीब्यूट की, कितनी इन्वेस्टमेंट लगी? ताकि ये जो आपका आइडिया है, मेरे ख्याल में इसको तो पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सियाहती मकामात हैं उन्हें अपनी असल जो नेचर के करीब तरीन हालत है उसमें लाना चाहिए। तो ज़रा हमारे साथ वो एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। सर, हम इसको डिफरेंट फेजेस के अंदर कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको टोटली हम अपने ओन पे कर रहे हैं, कोई हमें NGO या गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं कर रहे। हम इसको कम्युनिटी जो है ना, हम कम्युनिटी की मदद से हम कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो इसको नो डाउट ये कोई अभी कोई 1-2 हफ्ते का प्रोजेक्ट नहीं है, ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। हमें नो डाउट फंड्स की जरूरत है, वो मेरा अपना पर्सनल कोई नहीं, बट गाँव लेवल पे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये जो है ना हुंजा वैली के अंदर अगर एक मॉडल विलेज को हम इस तरीके से करके दिखाएं तो ये बाकी एरिया में भी चीजें इसको कॉपी। अच्छा करीम, ये एक सयाहती मकाम है आपका गांव और यहाँ पर टूरिस्ट भी यकीनी तौर पर आते होंगे, तो टूरिस्ट भी इन घरों को इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ रहने के लिए? और उनका रिस्पॉन्स क्या होता है अगर वो आते हैं तो? देखिए, नो डाउट बाहर से इवन कि पाकिस्तान के अंदर से जब लोकल टूरिज्म यहाँ पे आती है तो वो इस तरह के जो हाउसेज हैं इनको अप्रिशिएट करते हैं रादर देन कि जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स हैं। तो नो डाउट उनका रिस्पांस भी बहुत ही पॉजिटिव है। बिल्कुल ठीक है। और ये भी बताइएगा करीम कि अगर किसी ने इसको बुक करना हो, वहाँ पर कोई टूरिस्ट आता हो, उसने बुक करना हो, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से वो बुक कर सकता है? और ये सिटी से या वहाँ की मार्केट से ये एरिया कितना दूर है, इसके इर्द गिर्द टूरिस्ट कितनी की तादाद में आ जाते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि ये कोई एक घर नहीं बना हमारा, ठीक है ना। ये असल में हम ये कर रहे हैं कि जितने भी घर है गुलकिन वैली के अंदर, ठीक है, हम उसको जो इवन की कंक्रीट के बने हुए हम उसको मड के प्लास्टर्स कर रहे हैं, हम अपने स्ट्रीट को जो है ना वो स्टोन पेव कर रहे हैं, हम
गुलकिन वैली के अंदर जो है ना हम सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगा रहे हैं। हमारे जो बोर्ड्स, जो साइन बोर्ड्स बने होते हैं, ठीक है ना, हम उसको एस्थेटिकली देख रहे हैं कि उसको किस तरीके से प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो मेरा रोल जो है ना सिर्फ इतना है कि हम इसको किस तरीके से आर्टिस्टिक वैली बनाएं। और उस पे मिशन पे जो है ना हमने एक पुराना घर था गुलकिन के अंदर ही, जो कहते हैं कि गुलकिन का सबसे पहला घर जो इस वैली में था वो 900 साल पुराना है। तो इसको मैंने एक प्रॉपर कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी के अंदर जो है ना इसको मैंने कन्वर्ट किया है। और नो डाउट टूरिज्म का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है इस एरिया के अंदर, क्योंकि अपर हुंजा के अंदर आता है, तो टूरिज्म का फ्लो है और उनका बहुत ही पॉजिटिव। चलें जी, ज़बरदस्त करीम अहमद खान, हाँ, ऑल द बेस्ट। और इस ज़बरदस्त काविश को पाए तकमील तक पहुंचाइए। जो लोगों की कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ज़बरदस्त है और ये आइडिया बहुत ज़बरदस्त है। नाज़रीन, नेचर के हम जितना करीब होंगे, अपनी चीज़ों को महफूज करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, उन्हें ख़राब होने से बचाएंगे। और ख़ासतौर पर जो टूरिस्ट हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि यकीनी तौर पर हौसला अफजाई तो करें इन लोगों की, और साथ में उसको महफूज बनाने के लिए, उसको गंदा ना करने के लिए भी अहद कीजिए। और अच्छा, मेरा ये ख्वाब है कि मेरा भी एक मट्टी का घर होंदा और जिसमें मैं रहूं और कहीं दूर फसलों में, जंगलों में निकल जाए। बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है उसकी भीनी भीनी सी खुशबू, जब बारिश उस पर बरसे तो वो आए। और मैं यकीनी तौर पर जब भी जाऊंगी वहां पर तो मैं जरूर इवन मतलब आप यूरोप के अंदर देखें, अमेरिका के अंदर देखें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रशिया के अंदर लोग नेचर के पास जा रहे हैं। लोग शहरों की इस जो तेज़ हंगामा से भरी हुई ज़िंदगी है उसे उकता चुके हैं और एक बार फिर से जो कुदरत है नेचर को एंजॉय करते हुए उस लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं और यही एक बेहतर वे है मेरे ख्याल में। बिल्कुल जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है जनाब मोरिंगा, यानी कि सुहांजना, जिसका नाम तो आपने सुन रखा होगा और मुख्तलिफ तौर पर इसको इस्तेमाल भी किया गया होगा आपके घरों में। आपके वालिदैन ने, आपकी वालिदा ने कहीं इसका अचार बनाया होगा। लाइल्म भी हैं बहुत से लोग, इस सुपर फूड से लाइल्म है, इसकी हिफाजत से नावाकिफ़ हैं और बुनियादी तौर पर दरख्त से हासिल होने वाले पत्तों का नाम है मोरिंगा या सुहांजना। इस दरख्त को डॉक्टर ट्री ओलिफेरा और सुहांजना के नाम से भी जाना जाता है। तो जनाब ये आपको क्या क्या दे सकता है? विटामिन ए है, विटामिन सी है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन समेत विटामिन, मादनियात, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जनाब ये। तो इसको अगर सुपर फूड कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी है। किन किन तरीकों से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या क्या इसके फ़वाइद मजीद हो सकते हैं, हम जानेंगे। हमारे साथ हकीम नियाज़ अहमद डियाल साहब मौजूद हैं स्टूडियो में। वेलकम टू शो कहेंगे आपको हकीम साहब। हकीम साहब, हमने जितनी चीज़ें गिनवा दी हैं इसकी, यकीनी तौर पर इससे तो पता चल गया कि सुपर फूड है, लेकिन लोगों को इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये होता किस तरह का है, इसको इस्तेमाल किस तरह से किया जाए और ये फ़वाइद किस तरह, कहाँ पे उगता है, कहाँ कहाँ पे मौजूद होता है, कैसे हासिल किया जा सकता है। हकीम साहब ज़रा बताइए ग़िज़ाइयत के ख़ज़ाने से मुतल्लिक। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज जब सुबह मैं ये उतार रहा था पौधे से तो एक रिक्शे वाला मेरे पास से गुजर कर वो रुक के वापस आ गया। अच्छा। मुझे कहते थे ये क्या है जी? मैंने कहा ये सुहांजना। कहता जी ये तो मोरिंगा है। अब एक रिक्शे बिल्कुल पड़ा आदमी, उसको मोरिंगा पता है, सुहांजना अच्छा उसको सुहांजने का नहीं पता। तो मैंने कहा तुम्हें इसका क्या पता, क्या करते हो? कहता जी मुझे शुगर है तो मैं इसके पत्तों को बतौर चटनी इस्तेमाल करता हूँ। मेरी शुगर जो है वो नॉर्मल रहती है, अगर ज़्यादा हो तो फिर इसके मैं कहवा बना के पीता हूँ। अच्छा। आजकल ये सोशल मीडिया का एक एडवांटेज तो है कि पूरी दुनिया में हर जगह पे जब से ये एंड्रॉयड मोबाइल हमारे हाथों में आ गया है तो मालूमात तो हर जगह हमारे फिंगर टिप पे हैं। लेकिन उसमें बस ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी वो जो होती है एक भेड़ चाल वाली, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ़ायदे की बजाय नुकसान का बायस बन जाती हैं। लेकिन उसका सही इस्तेमाल जो है और उसका जो वक्त है, क्योंकि आमतौर पे मैंने कहीं इसका पढ़ा और एक बड़े वो मारूफ हैं, उन्होंने कहा जी आप इसका 50 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये सरासर 2 से 3 ग्राम समझी की बात है। मैक्सिमम इसकी जो डोज है वो 5 से 10 ग्राम से ज़्यादा लेनी नहीं चाहिए। एक दिन में, एक वक्त में, 24 घंटों में। 24 घंटों में। अगर आप ज़्यादा ये आपने सामने हमारे देख रहे हैं मुख्तलिफ इसकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या ये एक ही पौधे की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं? और ये क्या ये सुहांजने के पत्ते हैं जी। ये वो नरम कोंपले हैं, ये वो नरम कोंपले हैं। अगर आप इनको साए में खुश्क करके इनका सफ़ूफ बना लें, इनका पाउडर बना लें और उसके बाद अगर किसी को सीजनल एलर्जी है उसके लिए इसका इस्तेमाल आप कैप्सूल्स में भर के दें, कमाल इसका रिज़ल्ट है। इसी तरह कोई शुगर का पेशेंट है, अगर आप उसको दें उससे भी इसको फ़ायदा होगा। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये है जो लोगों को नहीं पता, ये किडनी स्टोन जो है उनको खारिज करते हैं, उनको ये रिमूव करता है। और इसके अलावा ये जो कमर दर्द है, खासकर ऐसे अमराज जो बलगमी हैं जो हमारी सर्दी की वजह से ज़्यादा, शटीका भी बोल रहे थे, शटीका पेन है,
आर्थराइटिस है, गाउट है, ये वो अमराज हैं जिनसे ये आपको निजात दिलाता है। लेकिन इसके मुकम्मल फ़ायद हासिल करने के लिए आपको किसी माहिर से कंसल्ट करना पड़ेगा। आपने ये तो बता दिया कि ये शुगर को भी कम करता है, आपकी दर्द शदीका को भी, आपकी कमर दर्द हो गई, आपको एलर्जी से भी महफूज रखता है। लेकिन इसका तरीका इस्तेमाल आपने बताया सफूफ बना के सिर्फ हम इस्तेमाल इसका सफूफ आप बनाएंगे पत्तों का में भी इस्तेमाल कर सकते। अब ये इसके फूल हैं, आप इनका सालन बना के इस्तेमाल करें। अच्छा, फूल सालन में इस्तेमाल हो। हाँ, इसका ये होगा कि आप इनको असल में लोग कहते हैं कि जी इसका जायका कड़वा होता है। क्या बनेगा इससे? आप इनको पानी में डालें और अच्छी तरह से उबालें, बॉयल कर लें इसको, पानी को चेंज कर दें। ठीक है। उसके बाद उन फूलों को आधे घंटे तक ठंडे पानी में रखें। ठीक है। उसके बाद उनको अच्छी तरीके से खुश्क करके निचोड़ के आप अपने सालन बनाएं। इसमें आप आलू भी डाल सकते हैं। ड्राई भी तो करना होता है। वो जो सफूफ बनेगा नहीं, वो पाउडर बना के आपने उसको सिंगल रेमेडी यूज़ करना है। अगर आप इसने सालन के तौर पे, अगर आपने इसकी लज्जत और ग़िज़ाइयत एक साथ लेनी है, ठीक है, तो फिर आपको इसको एक साथ सालन बनाएंगे। इसमें आप देसी चिकन इस्तेमाल करें। पालक बनती है कुछ उस तरह का प्रोसेस है। ये प्रोसेस बॉयल कर लें और फिर उसके बॉयल करके ठीक है, इसका पानी आप निकाल देंगे। उसके बाद इसको आप आधा घंटा पानी में रखें ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। एक और वो फूलों वाली एक और भी सब्जी है, कचनार भी इसी तरह वो भी इस तरह ही बनती है। अब ये इसके फूल हैं इनका, इसके अलावा ये इसकी फलियां हैं। अच्छा, इसको डॉक्टर साहब पहले फूलों का अगर मैं जानना चाहूँ, फूल भी सारे वही फवायद देंगे जिस तरह से आप बता रहे थे सारी चीजें? बल्कि देखें ये जो फल होता है ना जी, फल सारा निचोड़ इस फल में होता है। अच्छा, ठीक है। ज्यादा जो असर होता है के लिए, हाँ, इसमें भी असरात हैं। फूल से ही फल बना ना, पत्तों से ग़िज़ाइयत फूलों में आई और फूलों से जो उसका पूरा निचोड़ जो है वो इसमें आ गया। ये फलियां इसमें पत्तों से ज़्यादा ग़िज़ाइयत फूलों में है और इससे ज़्यादा ग़िज़ाइयत आपके फलों में है। ठीक है। अब इन फलियों का सालन भी बना सकते हैं। ओके। इनको आप सरसों के तेल में अगर अचार बना के रखेंगे तो इसका अचार इंतहाई मुफीद होता है। और ये जितने मैंने खासकर ख़वातीन में ये जो शटीका पेन होता है और ये जो पट्ठों का खिंचाव होता है, आसाबी दर्दें हैं, कमर दर्द है, जोड़ों का दर्द है, ये अगर सरसों के तेल में इसका होगा ना तो ये बेहतरीन अच्छा, डॉक्टर साहब, बचपन में हमने देखा कि हमारी माएँ इसका अचार बनाया करती थीं और शायद यही वजह थी कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो दर्दों से भी महफूज रहते थे, उन्हें शुगर भी नहीं होती थी, वो एनर्जेटिक रहते थे क्योंकि सुपर फूड जो ले रहे होते थे वो अचार की सूरत में भी। इसकी मूली भी इस्तेमाल होती है जो इसकी जड़ें होती हैं बेसिकली। जी, वो एक ख़ास स्टाइल में कास्ट किया जाता है पौधा और वो बीज लगा के ना, जब वो कुछ 4-5 फुट पौधे होते हैं उनको उखाड़ लिया जाता है, उनके नीचे जो जड़ होती है फिर उसका अचार भी बनता है। उसका अचार भी कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, ठीक है, ख़त्म करता है। दिल के अमराज जितने हैं उनके लिए मुफीद है। यूरिक एसिड को, चूँकि जोड़ों का जो दर्द है, जोड़ों के कमर दर्द, शटीका पे, इसकी बेस तो यूरिक एसिड है ना, तो वो यूरिक एसिड का खात्मा करता है। जो आपने सुपर फूड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो बेहतरीन और इस पे बिल्कुल फिट पूरा उतरता है। ग़िज़ाइयत का ख़जाना इसको कहा जाता है। ग़िज़ाइयत का ख़जाना। अच्छा, लेकिन हकीम साहब एक चीज़ और बताइएगा कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत तो ये उसमें इम्प्रूवमेंट लाता ही है, बाकी जो कमज़ोरियाँ हैं वो भी दूर करता है, और कौन कौन सी आपकी इसमें फ़वाइद शामिल हैं? देखें, इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी सूसियत पाई जाती है। ठीक है। ये जिस्म के अंदर से जितने टॉक्सन हैं वो जहरीले मादे जो हमारे कुव्वत निज़ाम, मुदाफ़त के निज़ाम को कमज़ोर करते हैं। अच्छा, आम तौर पे हमारे जिस्म के अंदर जो सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन जो होती है, ये उसका ख़ात्मा करता है। जब आपका इंटरनल सिस्टम ठीक होगा तो लामहला आप तंदुरुस्त भी होंगे और अब तवाना भी होगा। अच्छा हकीम साहब, ये भी कहा जाता है कि मोरिंगा अगर आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई 4 से 5 ग्राम भी इवन आप ले रहे हैं, तो आपका वेट जो है वो भी तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है, आप स्मार्ट भी हो जाते हैं। इसमें कितनी सदाकत? जी, उसकी वजह ये है, ये बिल्कुल बात ठीक है कि इसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है। और हमारे जो कदीम अतिबा थे वो कोई इलाज मुआवजा करते थे या किसी चीज़ रेमेडी को किसी को सजेस्ट करते थे तो वो मिजाज के मुताबिक करते थे। मसलन जो मोटा आदमी होता है उसका मिजाज बलगमी होता है, उसको हम गर्म चीज़ें देंगे, गर्म खुश्क चीज़ें, ताकि उसकी रतूबात ख़त्म हो। तो इसका मिजाज है गर्म खुश्क, तो इसलिए ये मोटापे को भी कम करता है। ये आपके जिस्म की जो स्किन बॉडी स्किन है उनको शाइन करता है। इसके अंदर एंटी जो एजिंग है वो भी खुसूसियात। अच्छा, तो आपने गर्म बताया, गर्म होने के साथ फिर इसके असरात को या इसकी तासीर को ज़ायल करने के लिए क्या इस्तेमाल करें इसके, ताकि आपकी बॉडी को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो? देखें जी, उसके लिए बेहतरीन तरीका तो ये है कि जिन लोगों का मिजाज ऑलरेडी गर्म खुश्क है उन्हें ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ना करें, नहीं, या थोड़ी मिकदार कर लें या उस असर को ज़ायल करने के लिए कुछ और रेमेडी इस्तेमाल कर लें।
असल में वही अलामात ख़त्म, कोई और चीज़ उनके लिए होगी। ठीक है, वही अलामात ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने लातादाद और बेशुमार चीज़ें पैदा की हैं ना। यानी अच्छा, अगर खवातीन की तरफ आ जाए, उनके इस्तेमाल के लिए आ जाए, तो PCOS, PCOD जी, उसके लिए ये बड़ा बेहतरीन है। इश्यूज जो हार्मोनल सिस्टम है ये उसको भी बैलेंस करता है। ठीक है। और ख़ासकर ख़वातीन में ये जो एक्नीज निकल आती हैं, चेहरे पे छाइयाँ होती हैं, इसके लिए ये लगाने से भी और खाने से भी। इसमें से क्या चीज़ लगानी है और किस तरह से इसके ये जो बारीक पत्ते हैं, इन पत्तों को इस तरह इसी तरह ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लें। इसमें आप कच्चा दूध के गुलाब, ये दोनों में से एक चीज़, एक वक्त में एक चीज़ मिलाएं, मास्क बन जाएगा। वो मास्क बन जाएगा। वो चेहरे पे लगाएं, आधे घंटे के बाद उतारेंगे तो आपकी स्किन की शाइनिंग और स्किन की जो वो एक है ना ग्लोइंग, वो कमाल हो जाएगी। अच्छा, हार्मोनल बैलेंस में तो आपने कहा कि खवातीन खा सकती हैं, प्रेग्नेंट खवातीन भी ये खा सकती हैं? नहीं, उनको नहीं खाना चाहिए, उनको नहीं खाना। गरम असल में हमारे जो सोशल मीडिया पे ना लोगों को पता नहीं है, उससे उसकी प्रेगनेंसी के इशू बन जाएंगे, गर्म कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। हाँ, कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, तो मसाइल पैदा हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं, एक्सपर्ट से मशवरे के साथ, इसलिए हम कहते हैं कि आपने कोई भी सिंगल रेमेडी का इस्तेमाल करना है तो पहले किसी ग़िज़ाई माहिर से रब्ता करें, क्या वो आपके लिए मुफीद है या नहीं है, आपको किस तरह इस्तेमाल करना है, कितने मिक़दार में। माहिरीन हमारे पास मौजूद है, अगर तो आप उन्हीं से फ़ायदा उठाएंगे। कैप्सूल्स में जो लोग भर के खाते हैं इसको, वो तरीक़ाकार दुरुस्त है, या फिर इसको डायरेक्टली स्पून की मदद से चटनी बना के, सालन बना के, इस तरह से इनटेक इसका सही रहेगा? देखिए, दोनों शक्लें ही। कुछ लोग चटनी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके अपने टेस्ट की बात होती है। कुछ लोग कैप्सूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो बेहतरीन हल ये है कि आपके पास हर फार्म में होना चाहिए। इसकी चटनी में आप, जैसे आपने इसकी चटनी बनानी है, आजकल वो है फालसा है, आप इसमें थोड़ा सा वो डाल लें तो इसकी वो टेस्ट बढ़ जाएगा। असल में चीज़ें जो खाई जाती हैं वो लज्जत के लिए खाई जाती हैं हमारे यहाँ। उस लज्जत में ग़िज़ाइयत कैसे शामिल करनी है आप कि अपनी स्वाबदीद, किसी भी फॉर्म में ये आप अंदर जाए तो उसका फ़ायदा होगा। जिस्म को ग़िज़ाइयत चाहिए, लज्जत चाहिए हमारे ज़ुबान को। तो इन चीज़ों को जब मिला लेंगे तो उन दोनों की इफादियत जो है वो हमारे जिस्म के लिए सूदमंद साबित। अच्छा, इसको किन औकात में लिया जाए, और क्या खाली पेट लेना दुरुस्त रहेगा या फिर खाना खाने के बाद दुरुस्त रहेगा, आफ्टर लंच, आफ्टर ब्रेकफास्ट, किस वक्त में ये सबसे ज़्यादा फ़ायदे, और कितने अरसे तक ये इसका इस्तेमाल करना है? देखें, कोई भी सिंगल रेमेडी जो होती है ना जी, वो 3 हफ्ते मुतवातर इस्तेमाल करने के बाद उसे छोड़ देना चाहिए। ओके, ताकि वो आप ब्रेक लाएं, आप उसके वो एडिक्ट ना हो जाएं। वो जब वो आपको एडिक्ट हो जाएंगे ना, जिसम जैसे हम गंदम खाते हैं, हमें पता ही नहीं हम खाएगी नहीं खाई, तो वो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाएगी। लिहाजा उसमें गैप दें, 1 हफ्ते का गैप दें, फिर शुरू कर लें। और इसका बेहतरीन खाने का तरीका ये है, ऐसे लोग जिनको सीजनल एलर्जी होती है, जिनकी छाती में कंजक्शन होती है, सांस का मसला होता है, उनको ये चाहिए कि इसके सूखे हुए पत्तों के कैप्सूल्स भर के रखें, और 2 कैप्सूल जो 5 मिलीग्राम वाले जो होते हैं वो सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी से लें और शाम को लें। ये ये हमारी मतलब की प्रैक्टिस है। हमने लातादाद लोगों के लिए ये वो नुस्खा है जो हमने बहुत से लोग आजमाया है, तो दोबारा उनको ये सीजनल एलर्जी का इशू नहीं होगा। अच्छा, सीजनल एलर्जी हो रही है हकीम साहब, तो क्या इसकी स्टीम भी ली जा सकती है? इसके पत्तों को पानी गर्म में उबाल के इसकी स्टीम भी, लामहल्ला स्टीम भी ली जा सकती है, क्योंकि चीज़ तो वही है। वो कैप्सूल नहीं ले पाएंगे तो उनको भी तो ठीक रखना है, अगर उन्हें सीजनल एलर्जी है तो। जी, स्टीम भी ली जा सकती है, उसमें कोई ऐसा अर्ज नहीं है। लेकिन इसका अगर आप कहवा बना के दे सकते हैं बच्चे को, ठीक है, उसमें शहद मिला के ना, तो इसका कहवा बना के आप दें। अभी ये कहाँ से दस्तयाब है हकीम साहब? आप बता रहे हैं कि तो जगह जगह पे उगा हुआ है, तो लोगों को तो पता ही नहीं इसकी। ये हमारे इस एरिया में ना, देखें इसकी पहचान कैसे करें, कहाँ मिलेगा ये? इस पौधे का एक अजीब खुसूसियत है कि अगर इसकी ये शाख है ना, इसको आप तोड़ें और यूँ मिट्टी में लगा दें। अच्छा, ये हफ्ते के बाद उसके अंदर शाखें निकलेंगी। ये तो बड़ी ज़बरदस्त मालूम कोई बीज की ज़रूरत नहीं, कोई जड़ों की ज़रूरत, और इसे किसी मौसम की, किसी माहौल की, किसी ज़मीन की कोई परवाह ही नहीं है। ये 4 सीजन है, इसमें अल्लाह ताला ने ये दबा दें, ज़रखेज़ी और इसमें इतनी प्रोडक्टिविटी है कि ये हैरान कर देती कि आपने यूँ यहाँ पड़ी शाख उठाई और ज़मीन में यूँ लगा दें, उसको पानी लगा दें। तोहफा है हमारे लिए। अब मेरे घर में बच्चों ने ना जी उसमें लगाया, गमले में। अच्छा, उसमें भी निकला है, शाखों के साथ फूल भी निकला है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। यानी वो अभी पहली बार शाख लगी है तो साथ उसके फूल भी निकला है। तो यानी अल्लाह ताला इसमें बड़ी ज़ख़ीरत लगाया जा सकता है ना, आप कह रहे हैं ये किसी मौसम में भी, इसकी कोई नहीं है। लेकिन इसके फूल जो होते हैं वो आमतौर पे जो वो होता है ना बरसात का मौसम, नवंबर और अक्टूबर,
सॉरी सितंबर अक्टूबर, उसमें भी फूल आते हैं, लेकिन ज़्यादा इसका सीज़न जो है वो ये वाला है, मार्च और अप्रैल। अच्छा हकीम साहब, हमारी बदकिस्मती ये है कि इतना सुपर फूड पौधा दरख्त हमारे पास होने के बावजूद हम उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। जब वेस्ट इसको इस्तेमाल करता है और वो मशहूर करता है और मोरिंगा होने लगी, तब इसको जानने लगे, पहचानने लगे लोग यहाँ पर। अदरवाइज सुहांजना हमारी माएँ इसको इस्तेमाल करती आई हैं, हमारी दादियाँ इसको इस्तेमाल करती आई हैं और साल से ये सदियों से इस्तेमाल होता है और उस वक्त लोगों को बीमारियाँ भी कम लगती थी। तो क्या ये हकीकत है कि अगर ये आप ले रहे हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से तो बच ही जाएंगे और आने वाली जो बीमारी वो भी आपको अटैक नहीं करेंगे, आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाएगा? देखिए जी, कहा जाता है कि अल इल्म बित्तकरार, इल्म जो है वो बार बार दोहराने का नाम है। अब सोशल मीडिया पे टीवी चैनल्स हैं, अब मुख्तलिफ उसके मीडियम है ना, तो उस पर बार बार चीज़ें सामने आती हैं, तो लोगों के सामने आती हैं। रही बात इसकी इफादियत थी, तो सदियों से पहले भी, जब से ये इंसानियत बनी है, जो कदीम अतिब्बा हैं वो इसका इस्तेमाल भी करवाते आ रहे हैं, इसके फ़वाइद भी बताते आ रहे हैं। लेकिन ये कहना है कि ये एक मेडिसिन ही सब की वो है, इलाज है, तो ये बहरहाल मुनासिब नहीं है। ये तो वही वाली बात है ना, जैसे बस में एक वो दवाई लेके चढ़ता है वो और एक ही दवा से वो पूरे अमराज का इलाज करके जाता है। देखें, इसका सबूत ये है कि हम इंसान हैं, अल्लाह ताला ने हर इंसान की पसंद नापसंद अलग रखी है, उसकी तबई ज़रूरियात अलग हैं, उसके जो फितरी उसकी टेंडेंसीज हैं वो अलग हैं, उसके ट्रेंड अलग हैं, उसकी ख्वाहिशात अलग हैं। लिहाजा इसी तरह हमारी जो बदनी जो ये फिज़िकली जो हमारी ज़रूरियात हैं बीमारी के हवाले से, हर बंदे को अगर एक ही बीमारी है लेकिन उसके सिम्टम अलग अलग हैं। आपने देखा कि यही वजह है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो शुगर के मुख्तलिफ पेशेंट्स को मुख्तलिफ अद्वियात देंगे। स्टेजेस भी तो अच्छा, आपको पेन है किसी जगह पे तो उसकी भी अलग है, यानी आपकी वो कैफियत अलग हैं, आपकी नोयत अलग है। ठीक है जी। तो इसी हवाले से ये जितनी अद्वियात हैं, किसी एक दवा पे ये रिलाय कर लेना, उस पर आप इतबाक बैठ जाए ट्रस्ट करके यही सब कुछ करेगी, ये मुनासिब नहीं है। इंसान का जिस्म जो है वो एक बहुत बड़ा मुराकब है, उसमें बहुत से अफ़ाल हैं, उसके बहुत से अमाल हैं, उसकी बहुत सारी ज़रूरियात हैं, लेकिन हर बंदे की सोच उसकी वो पसंद ना पसंद। अच्छा हकीम साहब, जाते जाते ये भी बता दीजिएगा कि अगर हम फूलों का सालन बना रहे हैं या जो फलियां आपके पास पड़ी हुई इनका सालन बना रहे हैं, तो हम किस तरह से उसको खुश जायका बना सकते हैं कि बीच में कीमा ऐड कर लें, बीच में कोई सब्जी ऐड कर लें, गोश्त भी ऐड हो सकता है। देखिए जी, इसका जो बेहतरीन जो है ना जी लज्जत, वो तो आप इसमें मटन कीमा हो या देसी मुर्गी का कीमा हो। अच्छा, कीमा हो या गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो गोश्त भी हो, लेकिन कीमे से इसकी तरह ना साथ हो। और ये फूल से पहले ये जो होती है ना डोडियाँ से, ये ज़्यादा मज़ा देती हैं उसमें बनाने से। जब ये इसकी डोडियाँ कलियाँ जो हैं, ये वाली जो है, ये वाली आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसमें अगरचे हम समझते हैं कि गोश्त में वो है कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, लेकिन जब इसके साथ शामिल हो जाएगा तो उसकी इफादियत बढ़ जाएगी, उसकी ग़िज़ाइयत बढ़ जाएगी। यानी ये ग़िज़ा की ग़िज़ा और दवा की दवा भी बन जाएगी। कड़वा तो नहीं होगा? वो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि इसको आप अच्छे से उबालें, पानी निकाल दें और इसको 10-15 मिनट ठंडे पानी में रखें। उसके बाद इसको निचोड़ के जब आपने कीमा वगैरह सारा वो तड़का वगैरह लगा लिया है, उसमें अपने मसाला वगैरह डाली हैं, तो उसके बाद इसको शामिल करेंगे तो एक एज इट जैसे हमारे यहाँ ये रेसिपीज़ बनती हैं, तो ये ग़िज़ाइयत और लज्जत दोनों। और अगर चटनी बनानी हो तो पत्तों को धोकर और उनको डायरेक्टली सिलबट्टे की तरह पुदीने की हम चटनी बनाते हैं, उसी तरह पुदीने के साथ इसको भी शामिल करें। इसमें आप लहसुन डालें, अदरक डालें अगर अदरक डालनी है, लेकिन अदरक आम तौर पे वो थोड़ा सा जायका उसका, लहसुन डालें, प्याज, उसमें टमाटर डालें, तो ये बड़ी बेहतरीन है ग़िज़ाइयत के हवाले से भी। और थैंक यू सो मच हकीम नियाज़ अहमद रियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। मोरिंगा के बेशुमार फ़वाइद हैं, इसको किस तरह से इस्तेमाल, किस तरह से उगाना है, किस तरह से इसकी अफादियत से फ़ायदा उठाना है, ये सारे तरीके आपने जाने। उम्मीद करते हैं इस पर अमल करते हुए आप मुस्तफ़ीद होंगे। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आपका हिम्मत जाइएगा। दीगर हम इश्यूज़ अभी भी बाकी हैं, स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। और बात हो जाए फेसबुक के मेटा के जो बानी हैं मार्क ज़करबर्ग, आज उनकी 41वीं सालगिरह है। 41 बहारें वो देख चुके हैं और उनके जो चाहने वाले हैं इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक सक्सेस स्टोरी भी है, एक टीन एज के अंदर एक ऐसे स्टूडेंट का एक अपने आइडिया के साथ सामने आना, पहले उस आइडिया को अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर आजमाया जाना, उसकी सराहे जाने के बाद फिर वो आइडिया जब मंजर आम पे आता है तो फिर तहलका मचा देता है, एक
नई डायमेंशन का आगाज़ होता है जिस पे पूरी दुनिया कनेक्ट होती है और उसका नाम फेसबुक रखा जाता है। और फिर मेटा का तो आपको पता ही है, जिस तरह से वो लोगों में मकबूलियत हासिल की, लोगों के ज़िंदगियों का हिस्सा बन गया, अब उसके बगैर लगता है ज़िंदगी अधूरी रह जाएगी। और 622 खरब रुपए की दौलत के मालिक भी हैं मार्क ज़करबर्ग। इतनी छोटी सी उम्र में, 41 साल की उम्र है और 41वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है उनकी। और एक मालदार शख्सियत कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। और कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं इनके ऊपर, फेसबुक का गलत इस्तेमाल, लोगों की प्राइवेसी को वायलेट करना, इलेक्शंस के अंदर अपना किरदार अदा करना। लेकिन बहरहाल अगर इनकी सक्सेस स्टोरी को देखा जाए तो बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है। अपने छोटी सी उम्र के अंदर स्टूडेंट होते हुए अपने एक कॉलेज के प्रोजेक्ट को इस लेवल पर लेकर आना कि लोगों की जिंदगियों का हिस्सा हो जाना उस प्रोजेक्ट का। हम अपने बच्चों पर यकीन ही नहीं करते, हम अपने बच्चों को इतना ट्रस्ट नहीं देते कि आप लोग कुछ कर सकते हैं। और जहां पर वालिदैन ट्रस्ट करते हैं और यकीनी तौर पर ये एतमाद वालिदैन की तरफ से, आपकी फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से आपको मिलता है, उसके बाद फिर जो आप कर दिखाते हैं वो हमारे सामने मार्क ज़करबर्ग की सूरत में। तो हमारी तरफ से जिंदगी की 41 बहारें देखने पर मार्क ज़करबर्ग को मुबारकबाद पेश की जाती है। मार्क ज़करबर्ग। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ PSL सीजन 10 की, जिसके लिए फाइनली डेट का आगाज हो गया है, दोबारा से अनाउंस हो चुकी हैं। जो सिलसिला जहां से मुअत्तल हुआ था वहीं से दोबारा से उसका आगाज होगा। 17 से 25 तक ये मैचेस खेले जाएंगे। बिल्कुल जी। और क्या वेन्यू डिसाइड किया गया है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सैयद याहिया हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे। पहले तो याहिया भाई, पहले इसी सूरत हाल के ऊपर कश्मकश का शिकार थे कि क्या ये इवेंट होगा या नहीं होगा, क्या कैंसिल तो नहीं कर दिया जाएगा। फाइनली 17 से 25 तक की डेट शेड्यूल कर दी गई है। समझते हैं कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी इसका हिस्सा बन पाएंगे, जो कि कुछ तो दुबई में मुकीम थे और कुछ वापस अपने मुल्कों को भी जा चुके थे। तो अब उनका वापस आना और उनके क्या बगैर PSL किस तरह की होगी? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और आपने जो बात की दुबई में मुकीम थे, बिल्कुल थे, अब है नहीं। और अब उनके साथ हम PSL को ऑर्गेनाइज करेंगे, बाकी रहने वाले 8 मैचों को। इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होपफुल तो है, बट यकीन से नहीं कह सकते कि क्या ये गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी मानदा मुकाबलों का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। जहाँ तक आपने बात की PSL की, तो एक बार फिर रौनकें बहाल हो रही हैं पाक भारत जंग बंदी के बाद। और एक तरफ PSL, दूसरी तरफ IPL भी 17 मई से 3 जून तक मुनक्किद होगा। PSL के चूंकि सिर्फ 8 मैच थे तो वो 17 से 25 मई के दौरान होंगे और उसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल होंगी। अब यहाँ पर जो चीज है गैर मुल्की खिलाड़ियों के हवाले से, वो तो अभी तय होना बाकी है। अभी फ्रेंचाइजीज अपने तौर पर कोशिश कर रही हैं कि गैर मुल्की खिलाड़ियों को ऑन बोर्ड लिया जाए, लेकिन इसके साथ सिर्फ एक टीम है जो आखिरी 4 टीमों में जगह बनाने में कामयाब रही है, वो कोयटा ग्लैडिएटर है जी। मुल्तान इस टूर्नामेंट आउट हो चुकी है, उनका आखिरी मैच कोयटा के साथ है। बट मुकाबला इस वक्त 4 टीमों के दरमियान है 3 जगह हासिल करने के लिए। और वो मुकाबला है पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह आपको मालूम है कि 5 मैच जीत कर आखिरी 4 मैच हार चुकी है। तो अब जो मैच है पेशावर ज़ल्मी बनाम लाहौर कलंदर, जी हाँ। वो मैच बाकी टीमों की किस्मत का फैसला कर सकता है। अगर तो लाहौर कलंदर वो मैच हार गया तो फिर कराची, पेशावर और इस्लामाबाद थ्रो कर जाएंगे आखिरी 4 टीमों। अच्छा, लेकिन अगर लाहौर, ठीक है जी, बात मुकम्मल कीजिए आप। लेकिन लाहौर वो मैच जीत गया तो फिर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो जाएगी और कराची, पेशावर और इस्लामाबाद, इन 3 टीमों के दरमियान मुकाबला। बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर तनकीदी जायज़ा अगर हम कहें आपसे इस पूरे इवेंट का लिया जाए, मुख्तलिफ जो टारगेट्स होते हैं, अमूमी तौर पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कुछ ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट सामने आए, जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी कोताहियाँ हैं, उसके ऊपर भी कुछ काबू पाया जा सके, उस टैलेंट को शामिल करते हुए पाकिस्तान टीम के अंदर। लेकिन हमने देखा कि बहुत कोई काबिल ज़िक्र टैलेंट सामने नहीं आया। जो हमारे साबिका कप्तान थे, चाहे वो बाबर आजम की सूरत में हो या मौजूदा कप्तान रिजवान की सूरत में, उनकी टीम सबसे नीचे रही, सबसे कम परफॉर्म किया। तो ओवरऑल किस तरह देखते हैं इस इवेंट को, अहदाफ हासिल हो पाए? नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा कि टैलेंट नहीं मिला हमको। इस PSL की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि रिजवान ने परफॉर्म किया, लेकिन उनकी टीम स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी।
बाबर आजम, बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि बाबर आजम बिल्कुल उस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके जिस तरह माजी के सीजन में उन्होंने परफॉर्म किया था। बट इस टूर्नामेंट में ये नहीं कह सकते कि हमें टैलेंट नहीं मिला। इस टूर्नामेंट की फाइन पेशावर ज़ख्मी के जो दाएं हाथ के तेज बॉलर हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले अली रजा को कहा जा सकता है। उसके अलावा दौरे न्यूजीलैंड में हारिस के साथ इनिंग का आगाज करने वाले हसन नवाज ने कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाने वाले साहबजादा फरहान, उन्होंने बाकी सेलेक्टर्स को जो है एक बार फिर अपनी जानिब मुतवज्जे किया है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस टूर्नामेंट में फ़खर जमान एक बार फिर अच्छी टच में हमको नजर आए। साइम अयूब अगरचे रन नहीं कर रहे लेकिन उनका फिटनेस के साथ एक बार फिर एक्शन में नजर आना हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है। उसके साथ अगर हम बात करते हैं तो नौजवान टैलेंट के हवाले से तो नसीम शाह के जो भाई हैं उबैद शाह, वो एक बहुत अच्छी फाइन करते हैं हम। और तो टैलेंट की अगर आप बात बाबर करते हैं आजम तो भी टैलेंट परफॉर्म हमको करते हुए नजर आए, कम ही सही लेकिन फॉर्म में वापसी की गुंजाइश नजर आई कि अभी भी उनमें वही करंट मौजूद है और वो वापसी हो सकती है। जो बाबर आजम हम देखना चाहते थे वो बाबर आजम हमें दोबारा से नजर आ सकते हैं क्रिकेट के अंदर। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो लग ये रहा था कि फ्रेंचाइज मालिकान का भी इन्हिसार ज़्यादातर जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के ऊपर ही है और फोकस जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के ऊपर था। हम लोग भी जब जायज़ा लेते थे या बात कर रहे होते थे तो हम लोग उम्मीद लगाए बैठे होते थे कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स को शामिल किया गया वो कब परफॉर्म करेंगे। उनकी परफॉर्मेंस भी उतनी ज़्यादा खुलकर सामने नहीं आई, तो समझते हैं कि PSL को सीरियस नहीं उतना लिया गया इस बार जिस तरह से पिछली बार लिया गया था या उससे पहले। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करूंगा कि गैर मुल्की खिलाड़ियों की कारकर्दगी के एतबार से देखिए, अगर अब PSL एक बार फिर रिज्यूम होती है और गैर मुल्की खिलाड़ी नहीं आते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान कराची किंग्स को उठाना पड़ेगा। उनका टॉप न्यूजीलैंड के टिम साइफर्ट, इंग्लैंड के जेम्स वेन और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर के ऊपर इन्हिसार कर रहा है। और अगर ये 3 खिलाड़ी नहीं आए तो फिर कराची किंग्स सबसे ज्यादा स्ट्रगल करती हुई दिखाई देगी। अगर बिल्कुल सही। अच्छा याया भाई, हम आ जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम फैसलों के ऊपर। मोहसिन नकवी साहब की जानिब से बड़े अहम फैसले किए गए हैं। जो मेंटोर्स हैं उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेने के बाद तमाम मेंटोर्स को ओहदों से फारिग कर दिया गया है। उसमें वकार यूनुस हैं, शोएब मलिक हैं, सुकलैन, मुश्ताक, मिसबाह उल हक, सरफराज अहमद, तमाम को फारिग कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि आकिब जावेद को हाई परफॉर्मेंस के तौर पर, कोच के तौर पर उन्हें मुकर्रर किया जा रहा है। तो ये कितना दुरुस्त फैसला है? तमाम मेंटोर्स को यकीनी तौर पर मेंटोर्स का होना टीम को एक हौसला और एक तसल्ली मिलती है और उनकी वजह से टीम चलती है, लेकिन हमारे मेंटोर्स काम नहीं कर पा रहे थे। उनकी कारकर्दगी का जब जायजा लिया गया तो उन्हें फारिग कर दिया गया। देखिए, आकिब जावेद को बनाया नहीं जा रहा, आकिब जावेद बन गए हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर और अबूरी कोच थे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। अब वो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर की हैसियत से काम करेंगे। उनसे पहले नदीम खान जो कि पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन और कोयटा ग्लैडिएटर के कोच मोइन खान के भाई थे, वो जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। और जहाँ तक आपने मेंटोर के हवाले से बात की तो दुनिया में कहीं मेंटोर नहीं होते और दुनिया में किसी क्रिकेट बोर्ड के साथ मेंटोर जो है वो काम नहीं कर रहे और मेंटोर क्रिकेट बोर्ड ने एक्सपीरियंस किया। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो लेबोरेटरी की तरह काम कर रहा है। ये एक तजुर्बा का बन गई है जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात किए जा रहे हैं और वो तजुर्बात जो है वो नाकाम पे नाकाम हो रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा। मिसबाह उल हक, सकलैन मुश्ताक, वकार यूनुस, ट्राई एंड टेस्टेड ये फेल प्लेयर थे। इनको कई बार मौका दिया। शोएब मलिक और सरफराज पहली बार उनको मौका दिया गया लेकिन डिलीवर नहीं कर सके। और डिलीवर कैसे करते हैं? उनका एक पाँव जो था वो कोई कमेंट्री कर रहा था, कोई टेलीविजन पर एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा था, कोई कुछ कर रहा था, वो फोकस दिखाई नहीं दे रहा था। तो अगर मैं ये कहूँ कि पानी में डाल दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हर माह 3 करोड़ रुपए, क्योंकि 50 लाख रुपए मेंटोर को दिए जा रहे थे। कोई सोच नहीं थी, कोई विजन नहीं था, कोई मंसूबाबंदी नहीं थी। चले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जल्दी ख्याल आ गया इनसे जान छुड़ाने का, देर आया दुरुस्त है। लेकिन अभी आप जान छुड़वाने की बात तो कर रहे हैं या भाई, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मिसबाह उल हक को और सरफराज को दोबारा से अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी जाने का प्लान है। वो जिम्मेदारियां क्या हो सकती हैं? तो फिर एक तरफ तो मेंटरशिप से हटाना, दूसरी तरफ अहम जिम्मेदारियां देना, ये इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरफराज तो कोयटा के साथ भी एसोसिएट हैं एज ए डायरेक्टर। जहाँ तक मिसबाह उल हक की बात है
मिसबाउल हक दूसरे वकार साबित हो रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अहल नहीं है, वो काबिल नहीं है, लेकिन उनका जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है उनको मौका दिया गया है, लेकिन वो अपने आप को प्रूव नहीं कर सके हैं। और क्रिकेट बोर्ड को अब भी सोच विचार की जरूरत है। क्रिकेट बोर्ड को अब भी सोचना चाहिए, मिसबाउल हक को मौका देने से पहले तो उनसे बेहतर लोग मौजूद हैं, उनकी तरफ देखना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को। मिसबाउल हक का तजुर्बा नाकामी होगा, एक बार फिर क्रिकेट बोर्ड को इस तनाजुर में जो है वो सोचने की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले मिसबाउल हक बैटिंग कोच भी थे, इससे पहले मिसबाउल हक हेड कोच भी थे, इससे पहले मिसबाउल हक चीफ सिलेक्टर भी थे। वो तीनों शोबों में डिलीवर नहीं कर सके। फिर उसके बाद इस क्रिकेट बोर्ड की अगर आप बात करते हैं, उन्होंने मेंटोरशिप करके भी देख ली, वो कुछ कर नहीं पाए, तो आगे भी वो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि असल चीज है विजन की। अच्छा, एक और चीज या भाई आप सही कह रहे हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक तो ऐसा ही लगता है, लेकिन ये पीसीबी को ही बीड़ा उठाना होगा कि डायरेक्शन भी वो दे जिसका जो टैलेंट है। अगर मेंटोर भी किसी को बनाना है तो उसको बताया जाए कि आपकी मेंटरशिप से क्या फ़ायदा हो सकता है, और एक डायरेक्शन बाकायदा रोड मैप की सूरत में प्रोवाइड की जाए कि इसके ऊपर अमल करना है, ये टारगेट्स हैं जो कि अचीव करने हैं। अदरवाइज इसी तरह से वो सारा कोशिश भी रहेगा जाएगी और इन्वेस्टमेंट भी। देखिए, क्रिकेट बोर्ड चीज़ों को ठीक करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के इर्द गिर्द जो लोग हैं जो फैसला साजी में मशवरे देने में शामिल हैं, वो क्रिकेट बोर्ड को अगर मैं कहूँ कि मिसगाइड कर रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। और इसी वजह से क्रिकेट बोर्ड आज कोई फैसला करता है, कल कुछ और सोच रहा होता है क्रिकेट बोर्ड। ये आपके सामने है। अब गैरी कर्स्टन चले गए, जेसन गिलेस्पी चले गए, माइक हेसन को हम नया वाइट बॉल कोच की हैसियत से लेकर आए हैं। माजी में अगर हम देखें, जिस तरह आपने मेंटोर की बात की, और बहुत सारे हमने फैसले किए हैं, सिलेक्शन में हमने फैसले किए हैं, हमने खिलाड़ियों के तनाजुर में फैसले किए हैं, कप्तान बदले हैं। तो क्रिकेट बोर्ड की फिलहाल अगर मैं ये कहूँ कि कोशिश तो है, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल रही, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं हो। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बताया गया भाई कि आकिब जावेद को हाई परफॉर्मेंस कोच के तौर पर आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, उनके टैलेंट के ऊपर, उनकी अहलियत के ऊपर तो कोई सवाल है नहीं, लेकिन अभी जो उनका मामला है वो ये है कि वो जो होता है ना कि आपने थोड़ा सा इस हांडी से भी कुछ चख लिया, इसमें से भी कुछ चख लिया, वो आकिब जावेद का मामला चल रहा है। कभी वो सेलेक्टर हैं, कभी वो कोच हैं, थोड़े थोड़े उन्होंने काम किए हैं, कहीं उनको सक्सेस भी मिली है, लेकिन अब उनको भी इस बारे में जो है वो यकसुई के साथ सोचना पड़ेगा। उनकी अपनी भी ख्वाहिश थी कि वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जिम्मेदारियां अदा करें, तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर अगर मैं ये कहूँ कि वो मुख्तलिफ मनसूबा साजी करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट में काम करेंगे। हाई परफॉर्मेंस सेंटर तो है, लेकिन ये वो जॉब है जहां पर लोगों की इतनी ज्यादा निगाह होगी नहीं, तो शायद उनको यहाँ पर काम करने का मौका मिल जाए। टीम के कोच की हैसियत से, कप्तान की हैसियत से, डायरेक्टर की हैसियत से आप हर वक्त जो है वो कैमरे की निगाह में रहते हैं, हर वक्त अंडर स्क्रूटनी रहते हैं, तो ये वो जगह है जहां पर आकिब जावेद इस क्रिकेट बोर्ड के लिए कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो परफॉर्मेंस हमारी रही है खिलाड़ियों की, सीनियर्स के ऊपर कहा जा रहा था कि जी पीएसएल के अंदर वो एटलीस्ट परफॉर्म कर लेंगे, अगर इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वहाँ पे भी नहीं चले, तो अब आपको लग रहा है कि कोई बड़ी खाड़ पिछाड़ होने जा रही है, कुछ तब्दीलियाँ कैप्टन के हवाले से भी हो सकती हैं, तब्दीली मुतवक्किल? कप्तान के हवाले से तो अभी सिर्फ एक ही सीरीज खेले हैं आगा सलमान, और उनको मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा सा और लेकर चलना चाहिए। जहां तक आपने सीनियर खिलाड़ियों की बात की, सिर्फ बाबर और रिजवान की बात नहीं है। आई थिंक मेरा ख्याल है कि यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को भी अब थोड़ा सा ब्रेक देने की जरूरत है। और हमें बॉलिंग में भी बहुत अच्छा टैलेंट मिला है, अली रजा की शक्ल में, उनैद की शक्ल में, फिर उसके बाद वसीम जूनियर की वापसी हुई है, मीर हमजा है, नसीम शाह है, फ़हीम अशरफ ने बैट और बॉल के साथ अच्छा परफॉर्म किया है। स्पिन डिपार्टमेंट में हमारे पास अच्छा टैलेंट मौजूद है, अबरार है। ये भाई वाइट बॉल हेड कोच के तौर पर भी नाम सामने आ रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, सामने नहीं आ रहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया है माइक हेसन को, वाइट बॉल टीम कोच बना दिया है। जी। और रेड बॉल टीम के कोच की हैसियत से मिसबाउल हक का नाम सामने आ रहा है। तो अब माइक हेसन जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी एसोसिएट हैं, और उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को पीएसएल का चैंपियन भी बनाया है, अब उनको ये जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंसमेंट किया है कि पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कोच न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले माइक हेसन होंगे। तो अब देखना यह है कि माइक हेसन नई टीम बनाते हैं या वो आजमाए हुए पुराने चेहरों के ऊपर एतबार करते हैं। कभी इम्कान इस बात का है कि वो नए खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि पाकिस्तान को बांग्लादेश से खेलना है, अफगानिस्तान के साथ खेलना है, यहाँ पर वो नए खिलाड़ियों को मौका देंगे, क्योंकि पीएसएल में जो है वो खुद इन खिलाड़ियों की कारकर्दगी को मॉनिटर कर रहे हैं।
थैंक यू सो मच जी। उम्मीद करते हैं कि ये फैसले खुशाइन सामने हो। थैंक यू सो मच। सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे और ये जो 17 से 25 तक PSTs हैं ये तो उम्मीद करते हैं खुशाइन तरीके से अख्ताम पजीर हो जाएंगे। उसके बाद जो फैसले हैं जिसमें मेंटर्स को ख़त्म करना है, फिर सरफराज को, मिसबाह उल हक को नई जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं, जिस तरह से बात करें आकिब जावेद को हाई परफॉर्मेंस कोच बना दिया गया है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं, वो कोशिशें हैं जिससे लगता है कि PCB भी चाहता है कि फाइनली हमारी टीम परफॉर्म करे। बिल्कुल जी, और अगर अब कुछ तब्दीलियां की गई हैं और उन तब्दीलियों के बाद हमारी टीम परफॉर्म करती है तो यकीनी तौर पर ये ऐसा इकदाम होगा PCB का। हम आगे बढ़ते हैं और जनाब आपको बताते हैं कि मोटरसाइकिल का अब सड़क पर नहीं आसमान में उड़ने का वक्त है जनाब। और ये एयर बाइक हवा में 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से प्रवास के लिए तैयार हो चुकी है जनाब। और पॉलिश मुज्जिद हैं टॉम स्पैथन जो पहले जेटसन 1 जैसी हवाई सवारी के मंसूबे से शोहरत पा चुके हैं और अब इन्होंने ये मोटर बाइक बनाई है जो कि हवा में प्रवास करती है। मैं मोटर बाइक को जमीन पर बैलेंस करने में अच्छा, वैसे देख के लग नहीं रहा कि ये एडिटेड है या हकीकत पे मबनी नहीं है, लेकिन ये हकीकत पे मबनी एक बाइक है जो कि हवा में प्रवास कर रही है। और कैसे ही मजेदार मनाजिर होंगे जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस बाइक का इस्तेमाल करेंगे। ऑफिस जाना है, चैलेंज उड़ने वाली बाइक। मैं आपको वही जुनैद बता रही हूँ कि मैं तो जमीन पर बैलेंस करने से डरती हूँ, तो मैं हवा में कैसे उड़ा पाऊंगी। तो आप ये रिस्क बिल्कुल ना लीजिएगा इस बाइक पे। बिल्कुल ये रिस्क नहीं लेने वाली। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं अपने इस वक्त एयर बाइक को, वोल्वो नॉट एयर बाइक है जी। ये यकीनी तौर पर हमें लग तो ऐसे ही रहा है कि ये कोई AI जनरेटेड है, लेकिन नहीं जनाब, ये AI जनरेटेड नहीं है। ऐसी बाइक वाकई में दुनिया में आ चुकी है और बहुत जल्द पाकिस्तान में भी आपको फजाओं में उड़ती हुई, जितनी ट्रैफिक है यहाँ पर मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने तो ऑर्डर कर भी दी हो। एक्सपेरिमेंटल इसकी एक परवाज हो चुकी है। वोल्वो नॉट एयर बाइक जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार है जनाब, जिसमें ना कोई पंखड़ियाँ हैं ना किसी किस्म के इसके पर हैं और जो इसे तंग जगहों में उड़ने के लिए मिसाली बनाते हैं। और इसके लिए हल्के फुल्के मगर ताकतवर फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है जो कि आप इस विजुअल्स के अंदर देख भी सकते हैं। और फिर तो जो हमारे अंदर ग्रीन लेन बनाई गई है बाइकर्स के लिए, वो भी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बाइक तो ग्रीन लेन की तो आप बात नहीं कीजिए। वो ग्रीन लेन के अलावा आपको बाइक वाले पूरी रोड पे हर जगह नजर आएंगे सिवाय ग्रीन लेन के। और अगर थोड़ी सी बड़ी ग्रीन लेन है तो मेरे ख्याल में गाड़ियों को चाहिए था कि वो ग्रीन लेन में चला लें, बाइक्स ने तो अपनी जगह पे चलाना। बिल्कुल, एक कतार में गाड़ियां जा रही होती यकीनी तौर पर। अच्छा जी, वक्त खत्म हो चुका है और यकीनी तौर पर बहुत सारी अहम मालूमात जो हमने आप तक पहुंचाई हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।